Welcome everybody to Enlight Education Videos. I am Ankit Patel and in this video we are going to start learning chapter life processes, right? What is life processes? हम लोग जागते हैं, सोते हैं, तो ये सारे टाइम में हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसपे हमारा ध्यान नहीं होता है, बट दे आर सेल्फ मेंटेनिंग प्रोसेस जिसकी वजह से हम लोग जिंदा रहते हैं, राइट? हम सांस लेते हैं, वी आर नॉट कॉन्शियस अबाउट व्हेन वी आर ब्रीदिंग एंड व्हेन वी आर नॉट। आई मीन हम कभी ऐसा नहीं होता कि हम लोग सांस नहीं ले रहे, एवरी टाइम वी आर ब्रीदिंग, बट वी डोंट गेट कॉन्शियस अबाउट इट, ठीक है? हमें उसका ध्यान नहीं होता। अगर हम ध्यान देते भी है तो हम लोग कॉन्शियसली ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन नहीं देते तभी भी ब्रीदिंग होता है, अंडरस्टूड? जब हम लोग सोते होते हैं स्पेशली तभी भी ब्रीदिंग होते रहता है, अंडरस्टूड? सम ऑफ अस आर स्नोरिंग इवन, राइट? तो ये सब मेंटेनेंस प्रोसेस है हम लोग को सरवाइव रखने के लिए, ठीक है? और इसमें देखो सिर्फ ऐसा नहीं कि डायफ्राम मसल्स वर्क कर रहा है, इसमें हमारा नर्वस सिस्टम भी वर्क कर रहा है, बिकॉज नर्वस सिस्टम इज सेंडिंग मैसेज टू डायफ्राम टू push down the lungs and again pull up the lungs, right? So that our lungs get inhale and exhale. I mean, our lung get inflated and deflated, so that we can inhale the air or exhale the air. Understood? तो ये सारी प्रोसेसेस देखो, इसमें ब्रेन का यूज हुआ, डायफ्राम मसल्स का यूज हुआ, इससे लंग, जिसकी वजह से लंग्स इन्फ्लेट डिफ्लेट हुए, जिससे पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ब्रीदिंग हुआ, अंडरस्टूड? ऐसे ही हार्ट बीट भी होता है। जब हम लोग सोते हैं तब डाइजेशन भी होते रहता है, राइट? एक्सक्रीशन इज ऑल्सो अकरिंग इन आवर किडनी। तो ये सारे प्रोसेसेस, दिस ऑल प्रोसेस डजंट नीड आवर कॉन्शियसनेस। इसमें हमारे कॉन्शियसनेस की कोई जरूरत नहीं होती, ये अपने आप होता है। तो these all are maintenance process, these all are life processes which are required for our survival. ये सारी processes हमें जिंदा रखता है, ठीक है? ये process के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, understood? इससे ऊपर हमारा ग्रोथ भी होते रहता है, there is continuously growing up of our height, हमारा weight increase हो रहा है, हमारा lean body mass increase हो रहा है। lean body mass means हम लोग भले lean नहीं है, we are not lean, लेकिन फैट कंटेंट को छोड़ के हमारे बॉडी में और भी कंटेंट एडअप होते रहता है, राइट? रॉ मटेरियल्स जो हमारे बॉडी में आता है थ्रू अवर न्यूट्रिशन, राइट? दोज रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म एंड दे गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी एंड सो आवर बॉडी ग्रोज। इस तरीके से हमारा बॉडी ग्रो होता है और हमारा साइज इंक्रीज होता है, अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ आवर ग्रोथ इज अकरिंग। ये इसमें भी लाइफ प्रोसेसेस का बहुत ज्यादा रोल है, अंडरस्टूड? इसमें एंडोक्राइन सिस्टम वर्क करता है हमारा, जिसमें हार्मोन्स वर्क करते हैं, राइट? डाइजेस्टिव सिस्टम इज वर्किंग हियर। आई मीन डाइजेस्टिव सिस्टम से सिर्फ न्यूट्रिशन मिलता है विच इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें एक साथ चलती है, राइट? एंड ऑल दिस सिस्टम, हियर मेनी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आर वर्किंग एंड ऑल दिस सिस्टम्स आर वर्किंग टुगेदर, अंडरस्टूड? हम बहुत अलग अलग टाइप का आई मीन एक बॉडी होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी होता है, वो बहुत अलग अलग टाइप का एनवायरमेंट से एनकाउंटर होता है, जिसमें से अलग अलग टाइप के केमिकल्स मिलते हैं, जो केमिकल्स अंदर आ सकते हैं, राइट? बट हमारा कंट्रोल एनवायरमेंट पे नहीं है, वी कैन नॉट चेंज एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू अस, understood? Up to certain extent, being human, being intelligent animal, we can change we can control our surrounding, but up to certain extent, अंडरस्टूड? उससे आगे हम लोग नहीं कर सकते। और एक कॉमन एनिमल के बारे में बात कर रहे थे, ह्यूमन बीइंग्स नहीं, कॉमन एनिमल के बारे में बात करते हैं, तो दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर एनवायरनमेंट, अंडरस्टूड? तो क्या होता है कि वो अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं, जो मिलता है वो खाते हैं, और कुछ रॉ मटेरियल्स हमारे बॉडी में दे गेट कन्वर्ट इनटू टाइप ऑफ केमिकल विच इज एक ऐसे टाइप के केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है जो हम लोग के लिए यूजेबल होता है, एक सिंपल यूनिफॉर्म टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वो प्लांट खा रहा है, एनिमल खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, अल्टीमेटली उसका प्रोडक्ट बॉडी में जाके उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, और लास्ट प्रोडक्ट जो होता है वो एक ही टाइप का लास्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है? देयर आर वेरी फ्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी टाइप का पॉलीसैकेराइड खाया तो वो जाके अंदर ग्लूकोज बन गया, अंडरस्टूड? हमारे बॉडी में आके ग्लूकोज बन गया। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके का फूड खाते हैं, अलग अलग तरीके के केमिकल्स हमारे बॉडी में आते हैं और सम यूनिफॉर्म केमिकल्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दोज यूनिफॉर्म केमिकल्स
आर एक्चुअली यूज्ड बाय अस, वही हम लोग यूज करते हैं और उसको यूज करके उसमें से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज ले लेते हैं, ठीक है, तो ग्लूकोज का जब रेस्पिरेशन होता है, मोस्ट ऑफ अस मींस मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, अंडरस्टूड, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, वी बिलोंग टू एनिमल किंगडम, वी आर आल्सो एनिमल्स, राइट। साइंस, अगर हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, अगर नहीं हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में वी बिलोंग्स टू एनिमल, वी बिलोंग टू एनिमल किंगडम, तो हम लोग भी एनिमल हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस छोड़ के बाकी हम लोग पूरा एनिमल जैसे ही है, अंडरस्टूड। सो वी बिलोंग्स टू एनिमल किंगडम, ओके। तो हमारे बॉडी में अंदर भी जो भी सारे केमिकल्स बनते हैं, मोस्ट ऑफ अस आर यूजिंग दिस केमिकल्स टू ऑब्टेन एनर्जी यूजिंग ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लेके हम लोग ये जो यूनिफॉर्म टाइप का केमिकल है, जिसको और कुछ नहीं ग्लूकोज बोलते हैं, और भी ऐसे टाइप के दूसरे केमिकल्स है जिसको यूज करते हैं। तो रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन यूज करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। दिस अबाउट ऑल एनिमल्स, अंडरस्टूड। मोर ओवर, इतना सिंपल नहीं कि बॉडी के अंदर गया, कन्वर्ट हो गया, राइट, और फिर यूटिलाइज हो गया। ऐसा होता है कि जब ये कन्वर्जन हो जाता है, यूनिफॉर्म टाइप ऑफ केमिकल बन जाता है, तो ये केमिकल को पूरा बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाने की जरूरत पड़ती है। बीइंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दिस केमिकल्स नीडेड टू स्प्रेड थ्रू आउट आवर बॉडी के हर एक लिविंग सेल को ये केमिकल मिलना चाहिए, राइट। एवरी लिविंग सेल नीड ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड एवरी लिविंग सेल नीड ऑक्सीजन। जब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट होता है तब उसमें से एनर्जी मिलती है। तो हर एक सेल को एनर्जी चाहिए, क्योंकि हर एक सेल में केमिकल रिएक्शंस होते हैं और ये केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी चाहिए। तो हर एक सेल्स में केमिकल रिएक्शन होते हैं, इसलिए हर एक सेल्स में हम लोग को ग्लूकोज और एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए हमारे बॉडी में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, राइट, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, ब्लड, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स आता है, हार्ट इज देयर, राइट। तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का पूरा हमारे बॉडी में सिस्टम है। बीइंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारा बॉडी काफी स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, और यही ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, राइट। स्पेशलाइज्ड टिश्यू मतलब हर एक काम के लिए अलग टिश्यू होता है, और ये टिश्यूज इकट्ठा होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन करने वाला ऑर्गन बन जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हार्ट, तो हार्ट इज देयर फॉर पंपिंग आवर ब्लड, ठीक है, थ्रू आउट आवर बॉडी। तो पंप ऐसे करता है कि हमारा बॉडी को थ्रू आउट द बॉडी ब्लड इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड, अंडरस्टूड। और यही ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन बॉडी के हर एक सेल्स को मिल जाता है, ठीक है। उसके साथ अगर हम लोग स्टमक देख ले, स्टमक इज ऑल्सो एन ऑर्गन, तो स्टमक में भी ऐसा है कि स्टमक आर प्रोड्यूसिंग सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल्स व्हिच आर डाइजेस्टिंग। डाइजेशन का मीनिंग क्या है ये हम लोग बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। जो केमिकल को कन्वर्ट कर देते हैं बाय डाइजेशन, जो बड़े बड़े केमिकल्स होते हैं उसको छोटे छोटे केमिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इसी को डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्ट कर देता है जो, अब ये छोटे छोटे केमिकल्स हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज एक छोटा मॉलिक्यूल है जिसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं और डायरेक्टली ब्लड में चला जाएगा, ठीक है, और ब्लड से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ये सारे एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, ऑर्गन सिस्टम्स का फंक्शंस एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। एक ऑर्गन सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स के फंक्शन एक दूसरे से लिंक्ड है, एक ऑर्गन में अलग अलग टिश्यूज है, ये सारा टिश्यूज का फंक्शन एक दूसरे से लिंक्ड है। इन शॉर्ट, all these things, all these specialized tissue organ systems are working very synchronizedly, understood। तो this is about multicellular organism। जब एक multicellular organism होता है तो उसमें इस तरीके का पूरा सिस्टम होता है, राइट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग गेट ट्रांसपोर्टेड थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। एक माइक्रोमीटर साइज का सेल होता है, 10 माइक्रोमीटर साइज के सेल होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 माइक्रोमीटर के सेल्स साइज के सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन बहुत इजी है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड डिफ्यूजन यहाँ पर हो जाता है। तो here food can get transported, simpler food like glucose can be transported very easily in such kind of organisms, right, जो यूनिसेलुलर में होते हैं। यहाँ पर डाइजेशन भी बहुत इजी होता है, सीधा एंजाइम एक्सपोज्ड हो जाते हैं फूड से और फूड डाइजेस्ट हो जाता है। वंस फूड गेट डाइजेस्टेड इट इज इजी टू एब्सॉर्ब, फिर यूज्ड अप हो जाता है, ठीक है, एवरीथिंग, एंड दे डोंट नीड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम एट ऑल। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जैसा कुछ होता ही नहीं है, अंडरस्टूड।
फिर और भी बॉडी में क्या है, जब इतने सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो कुछ ऐसे भी केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे जो बॉडी के लिए टॉक्सिक होंगे या फिर अनवांटेड होंगे या फिर दे आर नॉट रिक्वायर्ड, एटलीस्ट जो हमारे बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो वो सारे केमिकल्स को हमारे बॉडी से निकालने की जरूरत है. सो देयर इज ऑल्सो अ प्रोसेस फॉर दिस कॉल्ड एक्सक्रीशन, विच इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ अनवांटेड और टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम आवर बॉडी. अंडरस्टूड? तो ये सब कुछ मिला के बनता है लाइफ प्रोसेसेस जो हम लोग को जिंदा रखते हैं. ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में बात किया हम लोग ने बात किया रेस्पिरेशन के बारे में. रिमेंबर, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, दिस टू वर्ड्स कैरी डिफरेंट मीनिंग, ह्यूज डिफरेंस है दोनों के मीनिंग में. ठीक है, न्यूट्रिशन डाइजेशन में भी ह्यूज मीनिंग डिफरेंस है. अंडरस्टूड? रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन, बोथ ऑफ दीज आर नथिंग बट केमिकल रिएक्शंस. याद रखो, डाइजेशन और रेस्पिरेशन और कुछ नहीं है, केमिकल रिएक्शंस है. अंडरस्टूड? जबकि ब्रीदिंग एक प्रोसेस है और न्यूट्रिशन भी एक प्रोसेस है जो हमारे बॉडी में होता है. अंडरस्टूड? हम लोग ने यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा, तो दिस ऑल टुगेदर फॉर्म्स लाइफ प्रोसेसेस जो हम लोग को जिंदा रखते हैं. अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट लाइफ प्रोसेस. ओके, तो चलिए फिर सबसे पहला लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, विच इज नथिंग बट न्यूट्रिशन. ठीक है, तो न्यूट्रिशन कैसे होता है? सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, देन न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज अमीबा, एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पहले जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, न्यूट्रिशन है क्या एक्चुअली, राइट? तो अगर हमारी बात करें तो वी आर डूइंग सेवरल थिंग्स इन अवर डे टू डे लाइफ. हम लोग बाइसाइकिल चलाते हैं, दौड़ते हैं, बातें करते हैं, पढ़ते हैं. जब पढ़ते हैं तो कुछ सोचते हैं. वी स्पीक समथिंग. जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं बोलता हूं, ये हाथ हिलाता हूं, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, मेरा लिप्सिंग मूवमेंट होता है, लिप्स का मूवमेंट होता है जब मैं बोलता हूं, आवाज निकालता हूं. ऑल दिस नीड्स एनर्जी. जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो सोच के बोल रहा हूं. ऑल दिस नीड एनर्जी. यस, इवन इन थिंकिंग वी नीड एनर्जी, राइट? आवर ब्रेन इज कंज्यूमिंग एनर्जी. अंडरस्टूड? इवन इन आवर थिंकिंग, राइट? तो ये सारी प्रोसेस में एनर्जी चाहिए. तो कैसे एनर्जी हमारे बॉडी में हम लोग ऑब्टेन करें? दैट इज बाय न्यूट्रिशन. हम लोग अगर हमारे बॉडी में अगर कुछ ऐसे केमिकल्स हम लोग लेते हैं जिसमें एनर्जी है, तो दिस केमिकल्स कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी. अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टडी अबाउट दिस न्यूट्रिशन इन अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं पहले देख लेते हैं. ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को एब्सॉर्ब करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को एब्सॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. ठीक है, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और फ्रॉम सराउंडिंग, राइट? फ्रॉम सॉइल एंड एटमॉस्फेयर. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब कर लिया एटमॉस्फेयर से, वाटर एब्सॉर्ब कर लिया सॉइल में से, राइट? तो अपने सराउंडिंग में से इनऑर्गेनिक केमिकल्स को एब्सॉर्ब करके फिर उसमें से ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जिसमें एनर्जी स्टोर्ड रहता है. और यहां पर एनर्जी आया कहां से? ठीक है, चलो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल को यूज करके कार्बोहाइड्रेट बना दिया, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो एनर्जी आया कहां से? तो दैट एनर्जी हैव केम फ्रॉम सनलाइट. अंडरस्टूड? तो क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, वाटर ले लिया, सनलाइट का एनर्जी यूज करके सनलाइट का एनर्जी को फंसा दिया ये केमिकल रिएक्शन में, और जब कार्बोहाइड्रेट बना तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर ये एनर्जी आ गया. अंडरस्टूड? नाउ कार्बोहाइड्रेट एनर्जी ऑफ सनलाइट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिज्म, अब जब प्लांट को, ये ऐसे प्लांट में होता है और यही प्रोसेस को हम लोग और कुछ नहीं फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ठीक है, और ये होता है प्लांट्स में. ठीक है, बिकॉज प्लांट्स आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर डूइंग फोटोसिंथेसिस. एनिमल्स के बारे में बात करें तो जब एनिमल्स ये प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं तो क्या होता है कि यही प्लांट प्रोडक्ट्स में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है. जब ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है, फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ग्लूकोज. ठीक है, अब ये ग्लूकोज क्या होगा, यहाँ पर एब्सॉर्ब हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर एब्सॉर्ब हो जाएगा, फिर इसका रेस्पिरेशन होगा, मतलब ऑक्सीजन यूज करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा जाएगा और उसमें से एनर्जी मिलेगा. यही चीज प्लांट में भी होती है. ठीक है, व्हेन प्लांट रिक्वायर एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, और यही चीज एनिमल में होता है. लेकिन एनिमल कार्बोहाइड्रेट को लेता है बाय कंज्यूमिंग प्लांट प्रोडक्ट्स, बाय कंज्यूमिंग प्लांट पार्ट्स, नॉट प्रोडक्ट्स, बाय कंज्यूमिंग प्लांट पार्ट्स. अंडरस्टूड? जबकि प्लांट ये इस टाइप की केमिकल को ब्रेक करता है टू ऑब्टेन एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस करके एक जगह पर न्यूट्रिशन होता है, और दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स है उसमें
कंजम्पशन से न्यूट्रिशन होता है. अंडरस्टूड. नाउ लेट्स सी हाउ प्लांट आर डूइंग फोटोसिंथेसिस इन देम. तो चलो एक केमिकल रिएक्शन तो हम लोग ने फोटोसिंथेसिस का ऑलरेडी पढ़ लिया है, राइट. इट इज कॉल्ड, किसमें पढ़ा है हम लोग ने? चैप्टर 1 में. याद करो, इन चैप्टर 1 ड्यूरिंग combination reaction in combination reaction we have studied about exothermic reaction. वहां पर हम लोग ने exothermic reaction पढ़ा था या endothermic reaction पढ़ा था? वहां पर हम लोग ने exothermic reaction पढ़ा था. लेकिन यहाँ पर हम लोग endothermic reaction पढ़ेंगे और endothermic reaction में हम लोग photosynthesis process देखेंगे. ठीक है. We have studied this reaction also, right? अभी याद नहीं आ रहा है कौन सा टॉपिक में देखा था exactly, लेकिन चलो ये chemical reactions हम लोग देख लेते हैं. ठीक है. तो चलो, when carbon dioxide is reacting with water molecule, right, in the presence of sunlight and chlorophyll. देखो, सनलाइट किस लिए है? एज एन एनर्जी सोर्स. ठीक है. और क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल इज प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म वेयर दिस प्रोसेस इज अकरिंग. अंडरस्टूड. ये दोनों का होना बहुत एसेंशियल है, और एग्जैक्टली मैं बोलूं तो ये चारों का होना बहुत एसेंशियल है. अंडरस्टूड. फॉर दिस प्रोसेस टू अकर. ओके, चलो अब क्या होगा, यहां पर बनेगा क्या? तो सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है C6H12O6. ठीक है. व्हाट इज दिस? दिस इज ग्लूकोज. ये होता है एक्वस फॉर्म में, राइट. और क्या बनता है? H2O. अंडरस्टूड. और क्या बनता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. अंडरस्टूड. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा. तो जो कितना कार्बन डाइऑक्साइड इसमें यूज होगा? When 6 carbon dioxide is reacting with, 6 mole of carbon dioxide is reacting with 12 mole of water molecule. 12 mole of water. It forms 1 mole of glucose molecule, 6 mole of water and 6 mole of oxygen molecule. देखो यहां पर 12H2O और 6H2O ये इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि जब ये रिएक्शन होता है, जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड अप हो जाते हैं, तो 12 वाटर मॉलिक्यूल भी यूज्ड अप हो जाते हैं. अंडरस्टूड. यहां पर all 12 molecules, when 6 molecules of carbon dioxide is participating in this reaction, all 12 water molecule is participated. मतलब ये यहाँ पर रिएक्ट हो जाते हैं. ठीक है. यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का 12 वाटर मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन हो जाता है. जब ये रिएक्शन खत्म होता है, जब ये रिएक्शन चल रहा है, तो रिएक्शन एक्चुअली ये ओवरऑल रिएक्शन है. दिस इज ओवरऑल रिएक्शन, राइट. एक्चुअली ये प्रोसेस बहुत बड़ा है. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज अ ह्यूज प्रोसेस. इसके लिए हम चैप्टर स्टैंडर्ड 11 में पूरा एक चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, जिसमें सिर्फ इसकी केमिकल रिएक्शंस आते हैं और कहां पर ये केमिकल रिएक्शंस होता है, वही सारी चीजें पढ़ते हैं. ठीक है. तो दिस एक्चुअली अ वेरी लॉन्ग केमिकल रिएक्शन. ये एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है. ये वो पूरे केमिकल रिएक्शन को एकदम ओवरऑल करके यहाँ पर लिख दिया है. ठीक है. तो 12 molecules of H2O is used up, and during photosynthesis process 6 molecules of H2O is forming again. अंडरस्टूड. जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा होता है, जब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस फोटोसिंथेसिस के हो रहे होते हैं, तो उसमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फिर से बनते हैं. 12 मॉलिक्यूल्स यूज हो चुके हैं और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज फॉर्मिंग अगेन. अंडरस्टूड. इसलिए यहाँ पर 12H2O और यहाँ पर 6H2O लिखते हैं. ठीक है. बाकी हम लोग यहाँ पर 6H2O और यहाँ पर H2O लिखे ही नहीं, ऐसे भी कर सकते थे, बट एक्चुअली होता ये है. अंडरस्टूड. 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इज यूज्ड अप, and during photosynthesis process, at the end of photosynthesis process, we found that there is formation of 6 water molecule. Understood? और उसके साथ साथ 6 mole of oxygen भी बनता है. But when 6 mole of carbon dioxide is reacting, 6 mole of oxygen is forming, right? Or when 6 molecules of carbon dioxide is participating, 6 molecules of oxygen is forming at the end of, not at the end of, but during the photosynthesis process. अंडरस्टूड. तो ये नेट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का. दिस थिंग्स आर अकरिंग इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. अंडरस्टूड. इन फोटोसिंथेसिस देयर आर 3 मेन इवेंट्स अकरिंग. 3 इवेंट्स ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस में होते ही हैं. अमंग देम फर्स्ट इज
एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। तो पहला क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, तो सनलाइट में से एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी होता है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है उसी टाइम पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज आल्सो ऑकरिंग इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो वहां पर वाटर का भी स्प्लिटिंग हो जाता है, अंडरस्टूड। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ना 12H2O, Y12H2O, राइट। तो सबसे पहला काम ही होता है जब सनलाइट मिलती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो बाद में यूज होता है, सबसे पहले स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो जाता है, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। एंड व्हेन 12 molecules of water is splitting, 6 molecules of carbon dioxide is used up in photosynthesis process, understood। तो इस तरीके से 12 हम लोग लिखते हैं फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन में, ओके। तो यहां पर क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ये सेकेंड इवेंट था, ठीक है। थर्ड इवेंट क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। क्यों, क्योंकि हम लोग ने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO2। अब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो अगर देखें तो एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल में देखें तो C6H12O6, तो C भी 6 है, O भी 6 है, तो यहां पर रेशियो 1:1 का होगा। यहां पर ऑक्सीजन डबल थे कार्बन के हिसाब से, यहां पर सेम है। तो मतलब क्या है, पर कार्बन ऑक्सीजन कम हो गए ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, तो ऑक्सीजन कम होना, ऑक्सीजन का रिमूव होना को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है, इट इज रिडक्शन। मोर ओवर यहां पर हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, अंडरस्टूड, C6H12O6, अंडरस्टूड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत अच्छे से रिडक्शन हो गया है यहां पर, अंडरस्टूड, और बन गया है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दैट इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन गया है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गए और वाटर मॉलिक्यूल भी बन गया है, ठीक है। जितने वाटर मॉलिक्यूल यूज्ड हुए थे उससे हाफ अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बन गया है। सो दिस अबाउट होल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और ये 3 मेन इवेंट होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फ्रॉम सनलाइट, लाइट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्योंकि एक्चुअली ये दोनों साथ में इसलिए दिया क्योंकि यही एनर्जी को यूज करके वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होता है, अंडरस्टूड, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, एटम्स, अंडरस्टूड। और तीसरा इवेंट ये है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये 3 इवेंट मेन है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर सबसे पहले हो जाता है। और क्या होता है कि भाई ये जो हाइड्रोजन बना ना, ये हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में होता है। तो यही आयन पहले क्या होता है कि एक्चुअली ये एनर्जी, सनलाइट का एनर्जी ले लिया, ट्रैप्ड हो गया क्लोरोफिल में, कुछ रिएक्शंस हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस बन जाएंगे। आपको हाइड्रोजन आयंस बन जाएंगे ये याद रखना जरूरी नहीं, आप इतना याद रखो कि बहुत सारा एनर्जी मिल गया। अब क्या होगा कि जब सपोज एक डेजर्ट प्लांट है तो उसने क्या किया कि दिन भर लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, ठीक है, दिन भर लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब किया है, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हुआ है दिन भर। अब क्या हुआ यहाँ पर कि जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब, अब रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है, डेजर्ट प्लांट के बारे में बात कर रहा हूं। तो रात में कार्बोहाइड्रेट को एब्सॉर्ब करेगा और ये कार्बोहाइड्रेट जो एब्सॉर्ब किया है रात में उसका ये अभी रिडक्शन करेगा और उसमें से कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, अंडरस्टूड। और नेक्स्ट डे में भी ये केमिकल कार्बोहाइड्रेट मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलता रहेगा और उसमें से कार्बोहाइड्रेट बनता रहेगा, अंडरस्टूड। पूरा फोटोसिंथेसिस एक्चुअली 2 प्रोसेस में डिवाइड है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन सिर्फ लाइट में होता है और डार्क रिएक्शन लाइट में भी होता है, डार्क में भी होता है, अंडरस्टूड। Because dark reaction can occur in dark also, that's why it is called dark reaction. और light reaction क्या है? और light reaction क्या है? जो सिर्फ light में होता है, understood? So this is about light reaction and dark reaction photosynthesis. आपको इतना डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं, आप टेक्स्ट बुक प्रेफर करना, that how much things you need to remember. ये सिर्फ समझने के लिए आप समझ लो, ठीक है? तो this is how all this photosynthesis occurring. अब और एक चीज यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं, यहाँ पर बुक में हमें एक्टिविटीज भी दी है, बट अभी एग्जाम का टाइम है तो अभी एक्टिविटीज के बारे में, एक्टिविटीज में इतना ध्यान मत दो। सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एक्टिविटीज राइट नाउ, बट यस आई विल एक्सप्लेन एक्टिविटीज लेटर। कुछ और वीडियोस बनाऊंगा मैं बाद में, उसमें एक्टिविटीज आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग एक्टिविटीज नहीं देखते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। तो जब हम लोग को मालूम है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, जहां पर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल कहां पर होता है, अगर हम लोग लीफ का टिश्यू देखें तो उसमें कुछ सेल्स होते हैं, वो सेल्स में सेल ऑर्गेनल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। What is that organelle called? Chloroplast. And this chloroplast is containing chlorophyll. देखो कौन सा, जो भी ग्रीन कलर पार्ट है प्लांट का, सारे ग्रीन कलर पार्ट में सरफेस से अगर हम लोग कुछ टिश्यू लेते हैं, अगर लीफ लेते हैं तो लीफ का कहीं से भी आप टिश्यू ले लो, तो उसमें हम लोग को कुछ ऐसे सेल्स मिलेंगे जहां पर एक सेल ऑर्गेनल होगा जो ग्रीन कलर का होगा, वो सेल ऑर्गेनल को हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अंडरस्टूड। और इसके अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं प्रोटीनेशियस, वो केमिकल एक्चुअली प्रोटीन है, तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन कलर देता है, ठीक है। एंड दिस केमिकल्स आर केमिकल है और ग्रीन कलर दे रहा है, तो ये केमिकल को हम लोग पिगमेंट भी बोल सकते हैं, बिकॉज पिगमेंट आर नथिंग बट दोज केमिकल्स विच इम्पार्ट्स कलर। पिगमेंट आर दोज केमिकल्स विच इम्पार्ट कलर। तो ये क्लोरोफिल भी क्या है, एक केमिकल है, प्रोटीन है, और कलर इम्पार्ट कर रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ क्लोरोप्लास्ट नहीं, सिर्फ सेल नहीं, सिर्फ लीफ ऑल्सो लुक्स ग्रीन इन कलर। सिर्फ क्लोरोप्लास्ट ग्रीन नहीं दिखता है, सिर्फ लीफ ग्रीन नहीं दिखता है, लेकिन सिर्फ सेल ग्रीन नहीं दिखता है, लेकिन पूरा लीफ ग्रीन कलर का दिख रहा है, बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोफिल पिगमेंट। अंडरस्टूड। बिकॉज ऑफ दिस केमिकल, प्रोटीन केमिकल। अंडरस्टूड। इसलिए क्लोरोफिल को हम लोग पिगमेंट भी बोलते हैं। तो क्लोरोफिल पिगमेंट यहां पर होता है, और वो क्लोरोफिल पिगमेंट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। एंड दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल। क्लोरोफिल इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर। अब यहां पर जितने भी ग्रीन पार्ट्स है प्लांट के, उसमें और एक चीज होता है दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब भी फोटोसिंथेसिस होना हो, तो जब भी फोटोसिंथेसिस करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आना चाहिए। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अंदर आएगा, when stomata is open, when stomata is open। ये स्टोमेटा कहां होता है, ग्रीन सरफेस में एपिडर्मिस लेयर होता है, उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। एपिडर्मिस में टॉप मोस्ट लेयर, तो उसमें एपिडर्मिस, उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। नाउ दिस स्टोमेटा, ये स्टोमेटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पोर है, ठीक है। ये स्टोमेटा एक एक्चुअली पूरा एक एपरेटस है जिसमें बीच में स्टोमेटल पोर होता है, एंड सराउंडिंग दिस स्टोमेटल पोर गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट। कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल्स, ठीक है। जो स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जो स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग मेंटेन करता है, ठीक है। अब ये कैसे मेंटेन करेगा, जब प्लांट में इनफ अमाउंट ऑफ वाटर है तो क्या होगा, ये गार्ड सेल्स है, ये वाटर एब्सॉर्ब करके टर्जिड हो जाएंगे, मतलब फूल जाएंगे। अब इसके अंदर फाइबर्स का कुछ ऐसा अरेंजमेंट है कि ये फूलेंगे ना तो क्रीसेंट शेप के हो जाएंगे। कैसे शेप के हो जाएंगे, क्रीसेंट शेप के हो जाएंगे। जब ये टर्जिड हो जाएंगे, वाटर से टर्जिड हो जाएंगे, तो ये क्रीसेंट शेप एक्वायर कर लेंगे, ठीक है। और जब ये वाटर लॉस करेंगे, अगर प्लांट में वाटर क्वांटिटी कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये सेल्स में से वाटर लॉस होगा, तो ये सेल्स श्रिंक हो जाएंगे। अंडरस्टूड। श्रिंक हो जाएंगे तब ये सेल्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये क्रीसेंट शेप एक्वायर कर रहा है तो बीच में एक पोर ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। बीच में एक पोर बन जाता है जिसको हम लोग स्टोमेटल पोर बोलते हैं, और उसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आउटर एनवायरनमेंट से लीफ टिश्यू के अंदर आते हैं। अंडरस्टूड। और जब ये वाटर लॉस करता है तो ये श्रिंक हो जाता है, जिसके वजह से फिर वाटर का बाहर जाना बंद हो जाता है, ठीक है। नाउ, और इवन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना बंद हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब ये एक्चुअली होता है टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये तो भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज बोथ दिस एक्सचेंज, मतलब वाटर का बाहर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना, दोनों एक ही पोर से होता है, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटल पोर। जब स्टोमेटल पोर अंदर खुला होता है, व्हेन इट इज ओपन, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर आता ही है, साथ साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसपेरेंट होके बाहर जाते हैं, मतलब इवेपोरेट होके बाहर जाते हैं। लीफ सरफेस से कोई भी वाटर इवेपोरेट होके बाहर जाए तो उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर ऑन लीफ सरफेस, ऑन लीफ ब्लेड इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। किसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर ऑन लीफ सरफेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटल पोर जब ओपन होगा तो ही लीफ सरफेस में से वाटर बाहर निकलेगा, लीफ के टिश्यू में से वाटर बाहर निकलेगा।
अंडरस्टूड। लेकिन जब स्टोमेटा क्लोज है, जब प्लांट में पानी कम है, तो ये गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगे, तो वाटर अंदर से बाहर नहीं जा पाएगा। तो एक्चुअली ये प्लांट का एडेप्टेशन है, ये प्लांट का अपना मेंटेनेंस सिस्टम है टू कंट्रोल अमाउंट ऑफ वाटर, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन बचाने के लिए, वाटर लॉस बचाने के लिए फोटोसिंथेसिस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अंडरस्टूड। सो दिस अबाउट स्टोमेटा and how guard cells is allowing stomata, how guard cells are maintaining opening and closing of stomata। आपको ट्रांसपिरेशन का और कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोसिंथेसिस ये सब मैंने जो बोला है वो आपको सिर्फ समझने के लिए आप समझो, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। अगेन याद रखने के लिए आपके बुक में जितना है उतना पढ़ो, रिफर टू दैट टू लर्न। और आप डाइजेस्ट या ऐसा कुछ यूज कर रहे हो तो फॉर लर्निंग थिंग्स आप वो चीज रिफर करो। ठीक है, ये वीडियोस आप देखो समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये वीडियोस देखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, तो दैट इज और प्लांट्स को कौन से चीज की जरूरत होती है। ठीक है, हम लोग ने अभी देखा कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और ग्लूकोज बना लेता है। ठीक है, तो ऐसा है कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस से उसको सब कुछ मिल जाता है? नो, विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लांट्स रिक्वायर सर्टेन मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू कैरी आउट इट कंप्लीट न्यूट्रिशन। ठीक है, प्लांट को अपना सर्वाइवल मेंटेन करने के लिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसको कैरी आउट करने के लिए प्लांट्स को कुछ मिनरल्स की जरूरत होती है। एंड फॉर ऑल दोस मिनरल्स प्लांट्स आर डिपेंडिंग ऑन सॉइल, जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल दैट प्लांट रिक्वायर, क्योंकि प्लांट में प्रोटीन बनता है, एमिनो एसिड्स बनाते हैं प्लांट्स, फिर अपना न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, डीएनए बोलते हैं ना, डीएनए, तो वो न्यूक्लिक एसिड बनाता है। फिर प्लांट्स में विटामिन अपने से कुछ बनते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं, सारे विटामिन प्लांट्स बनाते हैं अपने। तो ऑल दिस केमिकल्स, कुछ विटामिन में चाहिए, सारे प्रोटीन, सारे एमिनो एसिड्स में नाइट्रोजन चाहिए, न्यूक्लिक एसिड्स में नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन बिकम्स वेरी एसेंशियल। अंडरस्टूड। उसके बाद फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, तो ये सारे मिनरल्स भी प्लांट को चाहिए। Understood? And for all this minerals, plant is solely depending on soil. ठीक है, और सॉइल में अगर नाइट्रोजन देखिए तो नाइट्रोजन इज हाईली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, फॉस्फोरस फॉस्फेट के फॉर्म में मिल जाता है सॉइल में से प्लांट को। ठीक है, इफ सॉइल इज फर्टाइल, तो ये सारे न्यूट्रिशन प्लांट सॉइल में से ऑब्टेन, ये सारे मिनरल्स प्लांट सॉइल में से ऑब्टेन कर लेता है। So this is about plant nutrition. Understood? This is about phototrophic nutrition. ये phototrophic nutrition के बारे में है। अगर हम लोग heterotrophic nutrition के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर पूरा अलग एक सिनेरियो है। heterotrophic nutrition में क्या होता है, सबसे पहले तो फूड का चॉइसेस होता है कि कुछ एनिमल्स इमोबाइल, हमारे बुक में ऐसे लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, कुछ एनिमल्स होते हैं जो इमोबाइल फूड पर डिपेंड करते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मोबाइल फूड पर डिपेंड करते हैं। अब इमोबाइल फूड मतलब प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड इमोबाइल फूड। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट मतलब हर्बीवोर्स, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कार्निवोर है। ठीक है, बेकार में इतना व्हाटएवर इट इज। तो दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, दो टाइप के हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ फूड, फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ फूड एन इंडिविजुअल विल ऑब्टेन न्यूट्रिशन। ठीक है, और एक चीज होता है कि तीन और मतलब डिपेंडिंग ऑन सम अदर क्राइटेरिया देयर आर अगेन 3 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है कि सबसे पहले कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने केमिकल्स है, मतलब जो फूड मिलता है तो फूड को बॉडी के बाहर डाइजेस्ट कर लेता है। डाइजेशन का मीनिंग क्या है, कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स लार्जर मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ध्यान से समझना, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अंडरस्टूड? लार्जर मॉलिक्यूल को तोड़ के सिंपलर केमिकल में कन्वर्ट करना है, उसको बोलते हैं डाइजेशन। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने एंजाइम्स, ये वर्ड याद रखना, एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल्स। तो ये कुछ एंजाइम, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपना एंजाइम्स बाहर निकालते हैं और जो फूड होता है उसको बाहर डाइजेस्ट करने के बाद डाइजेस्टेड फूड को एब्सॉर्ब करते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं
जो फूड को पहले अंदर ले लेते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड को अंदर ले लेते हैं, हमारे जैसे अंदर ले लेते हैं, और उसके बाद उसमें एंजाइम्स और वो सब का एक्शन होता है और अंदर डाइजेस्ट होता है, ठीक है। फिर अंदर डाइजेस्टेड फूड में से एब्जॉर्प्शन होता है, ये पूरा हमारे बॉडी के अंदर होता है। तो जो ऑर्गेनिजम्स बाहर डाइजेस्ट करके फिर डाइजेस्टेड फूड अंदर लेते हैं, उस टाइप का न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये टाइप का न्यूट्रिशन फंगस जैसे ऑर्गेनिज्म में मिलता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पर ये लोग डाइजेस्टेड फूड ही सीधा ऑब्जॉर्व करते हैं, पहले फूड को बाहर डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्टेड फूड को फिर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। हम जो टाइप का न्यूट्रिशन, हमारे में जो टाइप का न्यूट्रिशन हो गया, पहले प्लांट को पहले फूड को खा लो, फिर अनडाइजेस्टेड फूड को खा लो, फिर उसको अंदर में डाइजेस्ट करो। दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज कॉल्ड होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को और एनिमल्स में से न्यूट्रिशन तो ऑब्टेन करते हैं, बट स्टिल दैट ऑर्गेनिजम्स आर इन लिविंग कंडीशंस, ठीक है। मतलब मैं किसी को खा रहा हूं और वो अभी भी जिंदा है, इस तरीके से, ठीक है। दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स, राइट। ये जैसे कि मान लो लीच है ना, हमारे बॉडी में अटैच हो जाते हैं, हमारे बॉडी में से ब्लड सक करते हैं, बट वी डोंट गेट डाई ऑफ इट, राइट। हाँ, लीच न्यूट्रिशन लेने के बाद उसमें अगर बहुत सारे लीच एक साथ मेरा ब्लड सक कर रहे हैं और एकदम से मेरे बॉडी में ब्लड का बहुत सारा शॉर्टेज हो गया है, तो आई कैन डाई, राइट। लेकिन एक दो लीच है, दे आर गेटिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम माई बॉडी, बट आई एम नॉट डाइंग ऑफ इट, अंडरस्टूड। या फिर कुछ ब्लड एब्सॉर्ब कर लिया है, कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड एब्सॉर्ब कर लिया, तो मैं मर नहीं रहा। लेकिन जब मैं एक कैरेट खा रहा हूं तो एक पूरा प्लांट मर रहा है, ठीक है, बिकॉज कैरेट इज नथिंग बट रूट। हाँ, फ्रूट्स खाने पे नहीं मर रहा है, बट कैरेट खाने पे एक प्लांट मर रहा है, अंडरस्टूड। जब मैं एक एनिमल का खा रहा हूं, व्हेन आई एम ईटिंग चिकन, देन वन hen got died of it, understood। एक hen को मरना पड़ेगा तब मैं एक चिकन खा सकता हूं, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजिक न्यूट्रिशन। इवन जो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसमें भी कोई ऑर्गेनिज्म मर गया है, उसके बाद वो उसमें से न्यूट्रिशन मिलेगा। जबकि पैरासिटिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है और उसमें से न्यूट्रिशन मिलता है। कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो पैरासिटिक है, ठीक है। लीच के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं ना, जिससे हम लोग मरते नहीं है, बट हम लोग जिंदा रहते हैं, बट हमारे में से न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करते हैं। All those microorganisms belongs to parasitic type of organisms, right? अब प्लांट्स के बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। मैंने थोड़ा बोला, स्टार्ट किया, फिर मैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स पे चला गया। प्लांट्स से देख लेते हैं, चलो। तो प्लांट्स में एक ऐसा प्लांट है जो अपने होस्ट में मतलब जिसमें से न्यूट्रिशन वो लेगा, उसके अराउंड वो ऐसे ट्वाइन होके क्लाइम कर जाएगा, ठीक है। उसके स्टेम में क्लाइम कर जाएगा और अपने ऐसे एक सकर जैसा स्ट्रक्चर राइज करेगा, और वो सकर है ना, वो प्लांट के अंदर घुस जाएगा और उसके अंदर से न्यूट्रिशन सक करेगा, ठीक है। क्योंकि प्लांट के अंदर एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है, भाई प्लांट भी जैसा नहीं है, प्लांट के अंदर भी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, जिसे हम लोग ने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में, जाइलम एंड फ्लोएम। तो सीधा फ्लोएम में से न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करेगा ये प्लांट, ठीक है। और दिस प्लांट इज कॉल्ड कस्क्यूटा। इसको हिंदी में हम लोग अमरवेल बोलते हैं, गुजराती में भी अमरवेल बोलते हैं, ठीक है। This plant is called Cuscuta, and they are parasitic plants, absorbing nutrition from developing plant. So this is about different type of heterotrophic mode of nutrition, understood? चलो अभी न्यूट्रिशन इन अमीबा देख लेते हैं कि अमीबा में कैसा न्यूट्रिशन होता है। तो सबसे पहले चलो एक अमीबा ले लेते हैं। अमीबा में एक लोकोमोटरी ऑर्गन जैसा स्ट्रक्चर है। इट इज नॉट एग्जैक्टली लोकोमोटरी ऑर्गेनल, लेकिन एक फॉल्स फूड स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडोपोडिया मींस फॉल्स फूड, स्यूडो मींस फॉल्स एंड पोडिया मींस फूड। तो यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फॉल्स फूड भी जिसको हम लोग बोलते हैं। नाउ व्हेन दिस स्ट्रक्चर इज अराइजिंग, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर का एक्सटेंशन होता है। इट इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये इस तरीके से अराइज होता है कि जो फूड सेल्स सबसे पहले वो फूड को केमिकली सेंस करता है, फिर उसके सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म एक्सटेंशन प्रोड्यूस करता है। एंड दिस साइटोप्लाज्म एक्सटेंशन और प्रोजेक्शन इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। आप लोग बाजू में फिगर में देख सकते हो। एंड व्हेन दे जॉइंस विद ईच अदर, तो क्या हो जाता है कि फूड जो होता है वो स्यूडोपोडिया जो दो अराइज होकर एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए, उसके बीच में फूड स्टक हो गया, एंट्रैप हो गया, ठीक है।
नाउ दिस एंट्रैप फूड बिकम्स फूड वैक्यूल, यही एंट्रैपमेंट बन जाएगा फूड वैक्यूल। और अमीबा में एक ऑर्गेनल होता है जिसको हम लोग लाइसोसोम बोलते हैं। आपका फेवरेट ऑर्गेनल लाइसोसोम, सुसाइडल बैग, डाइजेस्टिव बैग और डिस्पोजल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, क्या क्या बोलते थे हम लोग 9th स्टैंडर्ड में, मालूम नहीं। तो यही सुसाइडल, यही डाइजेस्टिव बैग्स मर्ज हो जाता है बाद में फूड वैक्यूल के साथ, ठीक है। फूड वैक्यूल और लाइसोसोम मर्ज हो गया, मतलब उसके लाइसोसोम में जितने भी डेंजरस एंजाइम थे ना, केमिकल्स थे ना, सब वो फूड के ऊपर लग गया। अब तो फूड का मतलब पूरा पूरा डाइजेशन हो जाने वाला है। वो जो बेचारा ऑर्गेनिज्म था वो तो पूरा मर जाएगा और उसमें से जितना भी न्यूट्रिशन है वो सब न्यूट्रिशन अमीबा को मिल जाएगा। जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड उसमें रहेगा, बहुत कम अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा, वो सब अमीबा से निकल जाएगा। अंडरस्टूड? सो दैट इज हाउ न्यूट्रिशन इज अकरिंग इन अमीबा। तो यहाँ पर पहले क्या हुआ, स्यूडोपोडिया से इंजेक्शन हुआ, मतलब फूड बॉडी के अंदर आई। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, साइटोप्लाज्म में आ गया, मतलब इंजेक्शन हो गया, राइट। देन जब लाइसोसोम मर्ज हुआ तो लाइसोसोम ने क्या किया, लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ये कन्वर्जन किया, मतलब डाइजेशन किया, ठीक है। तो सबसे पहला होता है इंजेक्शन, उसके बाद होता है डाइजेशन। फिर क्या हुआ यहाँ पर कि वंस फूड गेट डाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड, डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज होके पूरा साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो गया, ठीक है, साइटोप्लाज्म में पूरी डिफ्यूज हो गया। तो ये क्या हो गया, एब्सॉर्प्शन हो गया। क्या हो गया, दिस इज एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन इन साइटोप्लाज्म ऑफ दैट सेल। अंडरस्टूड? वंस इट गेट एब्सॉर्ब होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन मतलब अब सपोज मान लो कि ग्लूकोज यहाँ पर मिला है साइटोप्लाज्म में, तो ये ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन यूटिलाइज करके, अमीबा ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा और उसमें से एनर्जी मिलेगा उसको। तो दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो ये एसिमिलेशन हो गया, ठीक है। तो क्या क्या हुआ यहाँ पर देखो, सबसे पहले इंजेक्शन हुआ, फिर डाइजेशन हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर एसिमिलेशन हुआ। अब क्या बचा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया अमीबा का लाइसोसोम का एंजाइम, वो सारा अनडाइजेस्टेड फूड अमीबा के सेल से बाहर निकल जाएगा। दैट इज कॉल्ड इजेशन, दैट इज कॉल्ड इजेशन। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ न्यूट्रिशन इज अकरिंग इन अमीबा। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। सो इनफ फॉर दिस वीडियो। बहुत बड़ा वीडियो बन गया है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो आपका एग्जाम है, आप देखो वीडियो, आधा आधा करके देखो या पूरा वीडियो करके देखो, आपकी मर्जी, लेकिन वॉच द वीडियो। आधा इंस्टॉलमेंट में देखो, कंप्लीटली देखो, लेकिन कंप्लीट देखो, ठीक है। आधा आधा करके देखो या एक साथ देखो, लेकिन पूरा देख लो। अंडरस्टूड? एंड ऑब्वियसली बिफोर एग्जाम गेट स्टार्टेड। अंडरस्टूड? एग्जाम से पहले ये सारा वीडियो देख लो, आप समझ लो कि मैंने क्या क्या इसमें समझाया है, और उस तरीके से लर्न भी कर लो, ठीक है। Okay, so bye for now.